पता है इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के बारे में अच्छे से देखा। उसके बाद असहयोग आंदोलन देखा, खिलाफत देखा, ठीक है, जितना भी था, साइमन कमीशन देखा, ये सब इसमें कवर कर चुका है। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें आज हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के आगे से। तो शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय भारत के सचिव कौन थे? बर्किनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो सभी भारतीयों को मान्य हो। 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय कमेटी में चुनौती स्वीकार कर लिया गया और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंसारी द्वारा ऐसे संविधान निर्माण की योजना का प्रस्ताव जिसमें पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार की व्यवस्था हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11 मई 1928 को बम्बई दूसरी बार सर्वदलीय बैठक में, जो दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की गठन की गई जिसे संविधान निर्माण के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। अन्य सदस्य कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एम एस आर्णे, सरदार मंगल सिंह, अली इमाम, जी.आर. प्रधान और शोएब कुरैशी। इन समस्त लोगों ने मिलकर 10/8/1928 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई ना, जो नेहरू रिपोर्ट आई, उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिले, 1909 ईस्वी में लागू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, मुस्लिम अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कुछ स्थान सीटें आरक्षित की जाए और बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र से पंजाब और बंगाल में सीटें आरक्षित नहीं की जाए, ठीक है। वहीं की जाए जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, वहीं पर मुस्लिम को कुछ सीटें आरक्षित की जाए और जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हो, बहुसंख्यक में हो, वहां सीटों पर आरक्षण न मिले। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। कुल 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। महिला सम्मान, वयस्क मताधिकार इसमें से शामिल थे। केंद्र व राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र में द्विशासन व्यवस्थापिका जिसमें से निम्न सदन प्रतिनिधि और उच्च सदन सीनेट, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो, संसदीय शासन की स्थापना की जाए। नेहरू रिपोर्ट में बात कही गई थी। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन संघीय आधार पर अवशिष्ट शक्तियों द्वारा, ठीक है, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में ये बात कही थी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो, मुस्लिम के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों का संरक्षण हो और सिंध को बम्बई से पृथक किया जाना चाहिए। इसमें पहली बार इसी में बात की गई थी। सिंध को बम्बई से पृथक प्रांत बनाया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत बनाया जाए। देशी राज्यों को उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद ही भारत के संघ में शामिल किया जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। फिर अगस्त 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता की डॉक्टर अंसारी ने, ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट पर विचार किया गया। नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लिया गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एवं सत्यमूर्ति जैसे युवा डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। अतः जवाहरलाल नेहरू व बोस ने मिलकर 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुई? तो 1928 में। तो जवाहरलाल नेहरू और बोस जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी ने सरकार को, ठीक है, 1 साल का समय दिया। नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने सरकार को 1 साल का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर 31/12/1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी, ठीक है। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नेहरू रिपोर्ट से जो भी संबंधित है, नेहरू रिपोर्ट व जिन्ना भी 14 सूत्रीय मांगी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट व जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगी कौन कौन सी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। तो नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा दिसंबर 1928 में कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन में की। इसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से 9 संशोधन प्रस्तुत किए, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना ने 9 संशोधन प्रस्तुत किए। कौन कौन से? केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम नामांकन हेतु 1/3 सीट दिया जाए, 1/3। वयस्क मताधिकार लागू होने तक पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुपात पर मुस्लिम सीटें आरक्षित की जाए और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में,
दी जाए। ठीक, सर्वदलीय सम्मेलन ने जिन्ना की इन मांगों को ठुकरा दिया। जिन्ना मोहम्मद शफी व आगा खां के गुट से मिल गए। ओके, मोहम्मद शफी जिन्ना व आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना कर कांग्रेस ने किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। गांधी ने सर्वप्रथम जिन्ना को कायदे आजम कहा। ठीक है, 2/11/1929 को 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली सम्मेलन का आयोजन तथा एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है, और वायसराय इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया। पूछेगा ये कि दिल्ली घोषणा पत्र कब लागू हुआ, कब जारी किया गया था, तो 2 नवंबर 1929 को, और ये वायसराय इरविन द्वारा इसे अस्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था कांग्रेस का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखिएगा कि एक एक क्लॉज, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट को एक साल पूर्व सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब क्या हुआ था कि अभी तक 1 साल हो चुके थे जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, लेकिन सरकार ने अभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। तो 31/12/19 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सम्मेलन का आयोजन नेहरू रिपोर्ट और डोमिनियन स्टेट की मांग को रद्द कर दिया। पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। ठीक, गांधी जी ने पहले बोला ही था अंग्रेजों को कि एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हमें फिर डोमिनियन नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। तो वही बात है कि पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा 1929 में। ठीक, 31/12/1929 अर्धरात्रि को नावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया। नेहरू का भाषण, मैं समाजवादी व गणतंत्रवादी हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखते हैं कि 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। ओके, बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में इस आंदोलन को प्रारंभ करने की बात कही गई। ठीक है, और गांधी ने इरविन के साथ सूत्रीय मांग रखी जिसका प्रकाशन अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में किया था। यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने 1919 से 1931 तक लगातार किया था। गांधी जी की 11 मांगे थी। प्रमुख देखते हैं, सैन्य खर्च और प्रशासनिक खर्च में 50% कटौती हो, लगान में 50% की कमी की जाए, पूर्ण शराबबंदी व नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगे, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने की अनुमति दी जाए, नमक कर समाप्त कर नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो, रुपए का विनिमय दर 1 शिलिंग व 4 पेंस के बराबर हो, रुपए का विनिमय दर 1 शिलिंग व 4 पेंस के बराबर हो। पेंस वही, ठीक है, लिखने वाला पेंस नहीं, करेंसी वाली बात हो रही है। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, सीआरडी पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए। ठीक है, विदेशी वस्त्र के आयात पर नियंत्रित किया जाए और डाक आरक्षण विधेयक पास किया जाए। तो ये गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे थी। ठीक है, फिर बात करते हैं गांधी जी ने इन मांगों को मानने हेतु 31/1/1930 तक का समय दिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि 31 जनवरी 1930 तक आपसे मान लीजिए। गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा, मैंने रोटी मांगी, मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। क्या बात है। तो दोस्तों अब अगला बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, शुरू करते हैं। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 31/12/1929 को हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। सहयोगी थे बोस साहब, सत्यमूर्ति साहब, ये कांग्रेस की युवा मोर्चा के मेंबर भी थे, बोस साहब और मूर्ति साहब। पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। 31/12/1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया गया। दांडी मार्च की बात करते हैं। कब? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को। कहाँ? साबरमती आश्रम, दांडी, जिला नवसारी, गुजरात। गांधी को अपने 78 अनुयायियों के साथ रवाना गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ रवाना हो गए। ठीक है, 24 दिन की यात्रा के बाद 358 किलोमीटर चले। ओके, और 5/4/1930 ईस्वी को गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुँचे। ठीक है, अब कौन कौन? कस्तूरबा, सरोजनी नायडू, सविता कृपलानी, अनुसुईया बेन। ठीक है, गांधी जी के साथ ये लोग भी थे। फिर 6/4/1930 ईस्वी को गांधी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, और स्वयं से नमक बनाया। कब? 6/4/1903। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। किससे? गांधी ने इसी दिन नमक कानून तोड़ा और खुद से नमक बनाया। गांधी की शपथ थी, मैं तब तक समानुपाती वापस नहीं लौटूंगा जब तक कि पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के अल्बा से पेरिस अभियान से की थी। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसकी तुलना किससे की गई? तो अल्बा से पेरिस अभियान, नेपोलियन की जो यात्रा थी उससे की गई थी।
सबने योगी आंदोलन के कार्यक्रम की बात करते हैं। नमक कानून तोड़ना, शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना, सरकारी मशीनरी का बहिष्कार, अदालत, स्कूल, कॉलेज, सरकारी समारोह, सरकारी पद इत्यादि, हर घर में चरखा काटे, गांधी जी व स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखे, भू राजस्व करों की अदायगी पर रोक। आंदोलन पर विस्तार की बात करें, आंदोलन के विस्तार की बात करें तो ऋषि राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तंजई के तट पर स्थित वेदारण्यम तट की यात्रा की। मालाबार में वायकोम क्षेत्र के नेता के केलप्पर ने कालीकट के से पेन्नार तक की यात्रा की। असम के सिलहट से सत्याग्रहियों ने एक दल ने बंगाल में नोवाखली चटगांव समुद्र तट पर पहुंच के नमक कानून तोड़ा। ठीक है, ये सबसे बड़ा दल था। देखिए ना, बंगाल, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, हर देश के हर कोने में फैलने लगा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत में गांधी जी सबसे बड़े समर्थक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। ओके, और इनके नेतृत्व में, ठीक है, इनके संगठन ने जून 1930 ईस्वी को बकरा ईद के दिन आंदोलन प्रारंभ किया। सीमांत गांधी को गिरफ्तार कर पेशेवर जेल में रखा गया। आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सैनिकों को काट डाला। ठीक है, सीमांत गांधी को मुक्त कराया। ठीक है, और कांग्रेस संगठन खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती, ठीक है, इन्हीं को बुलाता था। अगला, सरकार ने गोरखा रेजिमेंट गढ़वाल के विद्रोह को दमन करने का आदेश दिया। रेजिमेंट अफसर चंद्र सिंह गढ़वाल ने अपने मुस्लिम भाइयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। आंदोलनकारियों ने मलंग बाबा, ठीक है, मलंग बाबा की जय के नारे लगाए। ब्रिटिश सरकार को पेशावर में दमन हेतु हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह कि मास्टर द सूरसेन बंगाल स्कूल के प्रिंसिपल थे। अंग्रेजों के शस्त्रागार चटगांव को लूटा। ठीक है, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा शस्त्रागार था चटगांव में, उसको लूटा मास्टर द सूरसेन ने। चटगांव के अंग्रेज अफसर से मिले शूरसेन। दो छात्राएं थी इनकी, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर। ठीक है, शूरसेन व इनकी पुत्री पल्टन ने जलालाबाद यूपी की पहाड़ियों पर अधिकार का स्वतंत्र सरकार की घोषणा की व तिरंगा फहराया। 3 वर्षों तक अंग्रेजों से लोहा लिया। 1933 ईस्वी के अंत में कल्पना दत्त व शूरसेन पकड़े गए। ठीक है, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दे दिया गया और शूरसेन को 12 जनवरी 1934 को मृत्युदंड दे दिया गया। प्रीतिलता वाडेकर पहाड़ वाली रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी में मारी गई। बात करते हैं धड़साना या धारासाना नामक कारखाना लूट की। तो मई 1930 ईस्वी में सरोजिनी नायडू व इमाम साहब ने वायसराय इरविन को पत्र लिखकर कारखानों में लूटने की खुली चुनौती दी। ओके, अपने लगभग 5000 समर्थकों के साथ इस नमक कारखाने को लूट लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने क्रूर रूप से इसका दमन किया और अमेरिकी पत्रकार वेबर मिल ने इस घटना का उल्लेख न्यू फ्रीमैन नामक समाचार पत्रकार में किया। ठीक है, गोडिन नेलू कौन थे? ये नागालैंड की 13 वर्षीय बालिका जिसने तिरंगे का अपमान करते 2 अंग्रेजों को मार डाला। सरकार ने गिरफ्तार किया, बाद में रिहा कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी। ठीक है, क्यों दी? जवाहरलाल नेहरू क्यों दी? क्योंकि नागालैंड की 13 वर्षीय बालिका जिसे तिरंगे का अपमान करने वाले 2 अंग्रेजों को मार डाला था। ठीक है, गोडिन नेलू, ये न्यूज़ में भी था पिछले साल। ठीक है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी। वानर सेना व मंजरी सेना गठन इंदिरा गांधी द्वारा किया गया ब्रिटिश दमनात्मक कार्यों को बाधित करने हेतु। सड़कें खोदी ताकि ब्रिटिश गाड़ियां पार ना हो सके। बालकों की सेना को वानर सेना कहा गया, बालिकाओं की सेना को मंजरी सेना कहा गया। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि उड़ीसा के गोपचंद्र बंधु, ठीक है, चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक व पुरी में नमक सत्याग्रह चलाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट लगा दिया गया। इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता सर्वाधिक रही है। वहीं यह मुंगेर, सहारनपुर और भागलपुर में सबसे सफल रहा। सहारनपुर, ठीक है, मुंगेर सहारनपुर नहीं है, सहारनपुर व भागलपुर में सबसे सफल रही। बिहार के एरिया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रांत वन कानूनों का उल्लंघन किया। ठीक है, असम के छात्रों ने कनिंगम परिपत्र के विरुद्ध हड़ताल की। कनिंगम परिपत्र था क्या? भारतीय विद्यार्थियों को व अभिभावकों को अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी पड़ती थी। ओके, भारतीय विद्यार्थियों को अभिभावकों को अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी पड़ती थी, यही था कनिंगम परिपत्र। यूपी में लोग प्रभात फेरी निकालते थे। ठीक है, तथा देशभक्ति गीत गाते थे। जून 1930 ईस्वी में सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया। अंततः जवाहरलाल नेहरू व गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में डाल दिया गया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों में देखिए बोघा माझी व शोमरा माझी के नेतृत्व किया गया।
बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया। ठीक है, गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं। ठीक है, इरविन एंड गांधी पैक्ट की बात करेंगे। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। कहाँ पे? दिल्ली में। अतः इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से गांधी व अर्जुन के मध्य समझौते बातचीत हुई। ठीक है, और उस समझौते की शर्तें क्या क्या थी? पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर कांग्रेस राजी हो गई। दूसरा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी हो गई। सम्मेलन में पेश किए जाने वाला संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायी पूर्ण विदेशी मामलों, अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में सुधार पर आधारित होगा। जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उन्हें रिहा किया जाए। चौथा था कि बिना कर नमक बनाने का अधिकार हो। पांचवा था विदेशी वस्त्रों और शराब पर दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना। ठीक है। छठा था आपातकालीन अध्यादेश वापस लेने, ठीक है, व जब्त की गई संपत्ति को पुनः लौटानी होगी। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को होने वाली फांसी पर चुप्पी रखी और 23/3/1931 आज ही के दिन 23/3/1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी दी गई। बात करते हैं कराची अधिवेशन की, तो 26 से 29 मार्च 1931 के बीच हुआ ये। ठीक है, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन को कांग्रेस का राजनीतिक व आर्थिक दस्तावेज कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी इसमें कि इस अधिवेशन के दौरान गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो गांधी, ये क्वेश्चन ये आया हुआ है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? तो उन्होंने कहा था कराची अधिवेशन, ठीक है, 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करते हैं अब गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन को डिटेल में देख लेते हैं। कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। ठीक है, पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। आयोजक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया। ठीक है, उद्घाटनकर्ता ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे और अध्यक्ष रैमसे मैकडोनाल्ड पीएम थे वहाँ के। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आयोजन हुआ 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 के बीच। कब हुआ? 12 नवंबर 1930 और नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच। ठीक, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, असफल रहा। कुल 89 देश के सदस्य शामिल थे। 76 भारतीय थे और 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का सदस्य था। ठीक है, भारतीय सदस्यों में बात करें प्रमुखतः कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, शफी मोहम्मद शफी, गंगा सिंह, जय सिंह, श्रीनिवास शास्त्री, जयकर व कश्मीर के शासक हरि सिंह ने भाग लिया था। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात है। ठीक है, इसमें कुल 89 सदस्य शामिल थे, इसमें 76 भारतीय थे, 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के सदस्य थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें फ्रैंक मैरिस देशद्रोही फकीर कहा गया। फ्रैंक मैरिस ने देशद्रोही फकीर कहा। ठीक है, जन सामान्य लोग को इधर बिठाया गया और वीआईपी को इधर बिठाया गया। अरे वो बताया गया कि कैसे किधर किसको बिठाया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। ठीक, कांग्रेस ने भाग लिया। एकमात्र प्रतिनिधि थे कांग्रेस के गांधी जी। गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से लंदन रवाना हुए थे। नोट करने वाली बात यह है कि लंदन पहुंचने पर गांधी को किप्सले हॉल में ठहराया गया। सरोजिनी नायडू व मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस को अपनी तरफ से, ठीक है, सम्मेलन में भाग लेने हेतु मनोनीत किया, परंतु ये दोनों गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। ओके, कुल सदस्य 111 थे। दूसरे में भारत के प्रमुख थे बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, राजपुताना के राजा गंगा सिंह, ठीक है, इली इमाम, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद इकबाल, घनश्याम दास बिरला और एस के दत्त इत्यादि साहब। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न देशद्रोही या फकीर कहा। जो इसकी बात कर रहे थे ना अपन, इसी में विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, देशद्रोही, अर्धनग्न देशद्रोही कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न देशद्रोही या विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा। ठीक है, फकीर का ब्रिटिश सरकार की बराबरी दर्जा देने पर आलोचना की। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा। ठीक है, अर्धनग्न देशद्रोही किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। और फ्रैंक मॉरिस ने कहा था देशद्रोही फकीर कहा। ओके, बात करते हैं जॉर्ज पंचम से गांधी का परिचय। तो भारत सचिव शैमुअल होर ने करवाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों हेतु पृथक निर्वाचन की मांग की। वहीं रियासत के राजाओं ने अपना अधिकार जताया। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण 1 दिसंबर 1931 को सम्मेलन समाप्त हुआ। असफल, ठीक है, असफल रहा। गांधी का कथन
भारतीय ध्वज को झुकने नहीं दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इस समय गवर्नर जनरल वायसराय वेलिंगटन थे। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण इसी संबंधित गोलमेज से। ब्रिटिश सरकार ने गांधी इरविन समझौते को रद्द कर दिया। गांधी ने वायसराय वेलिंगटन से मिलने का अनुरोध किया, परंतु उसने इनकार कर दिया। गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, केवल अम्बेडकर व उनकी तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने फिर कांग्रेस के किसी मेंबर ने भाग नहीं लिया, फिर अम्बेडकर व उनके प्रतिनिधि ही शामिल हुए, ठीक है। असफल रहा और ये कब से कब तक चला था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34 के बीच चलाया गया, ठीक है। 1932 से 34 के बीच 1 जनवरी 1932 को आंदोलन की घोषणा की गई। सरकार ने दमन हेतु अनेक अध्यादेश जारी किए, ठीक है। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया, समस्त राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को पूना की यरोदा जेल में रखा गया। इसी काल को अध्यादेश शासनकाल कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचायत व पूना पैक्ट की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को जॉर्ज पंचम ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। गांधी जी इसके विरोध में थे। 20 सितंबर 1932 को ईस्वी को पूना जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, श्री राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी व अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ। ओके, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ अम्बेडकर व गांधी जी के बीच, ठीक है। दलितों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर ली गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों दलितों हेतु आरक्षित की गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, ठीक है। इसका अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ओके, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह कि जनवरी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, ठीक है। सारे कार्य पूना की यरोदा जेल से किए, तब उस समय गांधी जी जेल में थे। नोट करने वाले, दलितों को हरिजन नाम सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा ही दिया गया। 8 मई 1933 ईस्वी को अस्पृश्यता समाप्त करने हेतु जेल ही में 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। सरकार ने जेल से रिहा किया, वर्धा स्थित सत्याग्रह आश्रम लौटे। बात करते हैं 1 अगस्त 1933 ईस्वी को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस व विठल भाई पटेल ने गांधी को असफल राजनीतिक व्यक्ति घोषित कर दिया था। इसी के बाद अम्बेडकर जी की बात करें तो अम्बेडकर जी महात्मा गांधी के क्षणिक भूत का धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते हैं, ठीक है। अम्बेडकर जी ने गांधी जी के बारे में कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते हैं, ठीक है। अक्टूबर 1936 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्यागपत्र दे दिया और सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। कब? अक्टूबर 1936, याद रखिएगा। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट बात कर लेते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो 1938 ईस्वी के कांग्रेस हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में कांग्रेस में जो हरिपुरा सेशन हुआ उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने किया था। इसी अधिवेशन में बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। अन्य सदस्य कौन कौन थे? घनश्याम दास बिरला, लाला श्रीराम, विश्वेश्वरैया, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो 1939 में हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना नाम वापस ले लिया। तब गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद हेतु चुनाव खड़ा किया। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नोट करने वाली बात है, गांधी ने पट्टाभी हार को अपनी हार बताया, ठीक है। और क्योंकि गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, तो वो हार गए, तो गांधी जी ने उनकी हार को अपनी हार बताया। बोस ने कांग्रेस कार्यकारिणी की नियुक्ति का जिम्मा लिया, गांधी को दिया, परंतु गांधी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अप्रैल 1939 ईस्वी में बोस ने कांग्रेस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और गांधी के चहेते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह कि 3/5/1939 ईस्वी को बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। और अगस्त 1939 ईस्वी को बोस को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति व बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्हें कांग्रेस के सभी पदों हेतु अगले 3 वर्षों के लिए आयोग घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो बोस ने की 3 मई 1939 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी होती है।
और अगस्त 1939 को बोस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कब? अगस्त 1939 को उन्हें कांग्रेस के सभी पदों हेतु अगले 3 वर्षों के लिए अघोषित कर दिया गया। फिर 17/1/1941 को ईस्वी को बोस कलकत्ता से मौलवी के वेश में निकलते हुए काबुल, मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बर्लिन में हिटलर से मिले, जिन्होंने बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की। और बर्लिन में ही नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। जून 1943 में हिटलर की यू बोट में बैठकर जापान पहुंचे। नोट वाली बात यह है कि स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है, ह्यूज टोपे द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। क्या? स्प्रिंगिंग टाइगर। तो ये याद रखिएगा कि ये स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ओके, अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब? मार्च 1940 में रामगढ़ बिहार में, ठीक है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। और ये अध्यक्ष कौन था तब? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। प्रस्ताव था कि यदि ब्रिटिश सरकार ने केंद्र में अंतरिम बजट का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। ये इनका प्रस्ताव था कि केंद्र सरकार में अंतरिम बजट का गठन करेगी तब कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग करेगी। ठीक है, 7 जुलाई 1940 को कांग्रेस पुनः प्रस्ताव इस बात को पुनः दोहराया। ठीक है, 7 जुलाई 1940 को कांग्रेस पुनः प्रस्ताव ने इस बात को पुनः दोहराया। फिर अंतरिम सरकार की गठन मांग को अस्वीकार कर दिया। 8/8/1940 को वायसरॉय लॉर्ड लिलिंगो ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा, अगस्त प्रस्ताव। ओके, ये इसी को बोला अगस्त प्रस्ताव। था क्या? अगस्त प्रस्ताव में बातें क्या थी? तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, ठीक, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों का पूर्ण संरक्षण किया जाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा। ठीक है, दरवाजे में जुड़ी जंग लगी कील की तरह है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले मांगा था, तो अब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दरवाजे में जुड़ी जंग लगी कील की तरह है कि जब हम मांग रहे तो दिए नहीं। ठीक है, फिर नोट मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यक मुद्दे का स्वागत किया, पाकिस्तान प्रस्ताव को ठुकराया, अगस्त प्रस्ताव को बहिष्कार किया। 1930 में मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल साहब ने की, ठीक है, द्वारा की गई थी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण हेतु मुझे मुसलमानों का अंतिम नियत प्रतीत होती है। ठीक है, और फिर 23/3/1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार प्रथम मुस्लिम राज्य के निर्माण की बात कही। कब कही? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार शब्द आ रहा है, तो पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण की बात कही। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय प्रेस ने इसे पाकिस्तान प्रस्ताव का नाम दिया। नोट करने वाली बात यह है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के द्वारा चौधरी रहमत अली ने पृथक पाक की बात कही। एक पर्चा जारी किए जाने से अभी नहीं तो कभी नहीं का नाम दिया गया। ठीक है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान चौधरी रहमत अली ने पृथक पाकिस्तान की बात कही तीसरे गोलमेज के दौरान और एक पर्चा जारी किया जिससे कहा गया अगर अभी नहीं तो कभी नहीं का नाम दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को पुनः अस्वीकृत कर दिया। गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का आह्वान किया। गांधी ने प्रथम सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे को नियुक्त तथा दूसरे सत्याग्रह के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने पवनार वर्धा से इसे सत्याग्रह को प्रारंभ किया। अगला दूसरा चरण 5/1/1941 को प्रारंभ हुआ। लगभग 25,000 सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी। सभी सत्याग्रहियों ने युद्ध विरोधी भाषण दिए और 15/1/1941 को गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार की चुनौती देते हुए राष्ट्रीय चेतना को सबसे बड़ा हथियार बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सत्याग्रही गिरफ्तार नहीं हो पाते थे वो अगले गांव की तरफ कूच कर जाते थे। ठीक है, तो ये देखिएगा कि इसको एक बार देखना पड़ेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को पूर्ण स्वीकृत कर दिया, उसी चक्कर में चलाया गया। गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का आह्वान किया और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, ये याद रखिएगा, और सत्याग्रह के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। ठीक है, दूसरे सत्याग्रह के लिए प्रथम सबको पता है, लेकिन दूसरे सत्याग्रह के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने पवनार वर्धा में इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया। कहाँ पे? पवनार वर्धा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चरण 5/1/1941 को प्रारंभ हुआ। लगभग 25 सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी। सभी सत्याग्रहियों को युद्ध विरोधी भाषण दिए गए और 15/1/1941 को गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पूरा रिपोर्ट किया। और जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय चेतना का सबसे बड़ा हथियार बताया। जो सत्याग्रही गिरफ्तार नहीं हो पाते वो अगले गांव की तरफ कूच कर देते थे। प्रत्येक सत्याग्रही कूच करते समय चलो दिल्ली की ओर बढ़ते हैं का नारा
उद्घोष करता था। इंपॉर्टेंट बात यह कि अतः इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं नेक्स्ट। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन पर भारत की सहायता लेने में दबाव बनाया। ठीक है, ब्रिटेन पीएम विंस्टन चर्चिल उस समय थे और संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। ठीक है, चीन के चोंग कई शेक। इसमें देखते हैं चर्चिल ने भारत में राजनीतिक गतिरोध का समाप्त करने हेतु लेबर पार्टी के स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक आयोग भेजा। ठीक है, 22 मार्च 1942 को आयोग भारत पहुंचा। क्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। वो कहा कि भारत को जितना जल्दी संभव हो सुशासन प्रदान किया जाएगा। फिर 25 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स ने अपना प्रस्ताव भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा। 29/3/1942 को इसे भारतीय जनता के सम्मुख रखा गया। क्रिप्स मिशन की शर्तों की बात करें तो भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला। भारतीय संघ की स्थापना हुई। यह संघ विदेशी मामलों में स्वतंत्र होगा। यह युद्ध समाप्त होने के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्माण परिषद का गठन किया गया और ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे वह पृथक संविधान का निर्माण करेंगे। यही अधिकार देशी रियासतों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल थी क्रिप्स मिशन की शर्तें। पहला, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। दूसरा, भारतीय संघ की स्थापना हो। ठीक है, ये विदेशी संघ में विदेशी मामलों से अलग होगा। तीसरा, युद्ध समाप्त होने के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा और ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उसमें जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते वो पृथक संविधान निर्माण करेंगे। यही अधिकार देशी रियासतों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने मेन ये क्रिप्स मिशन की शर्तें। इसमें था कि अगला ये था अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्रिप्स मिशन में भारत विभाजन की बात मान ली गई, अतः पाकिस्तान के रूप में विभाजन की ओर संकेत करती है। यह समझ व्यवस्था लागू होने तक भारत की सुरक्षा दायित्व ब्रिटेन पर रहेगी। और पांचवा पॉइंट यह था कि गवर्नर जनरल की शक्तियाँ यथावत जैसी थी वैसी रहेंगी और कार्यकारी परिषद का गठन जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्ग शामिल होंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जब मैंने पहली बार इस प्रस्ताव को पढ़ा तो मायूसी हाथ लगी। मेरे दोस्त क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। ठीक, गांधी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और नेहरू ने दिवालिया बैंक का चेक कहा। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये पूरी PDF जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार देख लेंगे पूरा इतिहास क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या थी ना, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि क्रिप्स मिशन की सफलता। ठीक है, और युद्ध के आड़ में सरकार ने शांतिपूर्ण भारतीय राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी। इसमें गांधी ने क्रिप्स मिशन के लौट जाने के बाद कांग्रेस कार्य समिति हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है, ब्रिटेन को भारत छोड़ने की बात कही गई। ठीक है, जनता से आह्वान किया गया कि जापान का हमला होने पर भी अहिंसक असहयोग करें। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू अगस्त 1942 तक इसके विरोध में रहे। ठीक है, जो गांधी जी ने बोला था ना ब्रिटेन को भारत छोड़ने की बात। प्रस्ताव क्या था, गांधी जी द्वारा दिया गया था। प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दी। ठीक है, अगर संघर्ष का प्रस्ताव नहीं माना तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा करूँगा। ठीक है, अरे यही बात है ना, भारत छोड़ो आंदोलन मांग नहीं रहे थे जवाहरलाल नेहरू साहब, तो गांधी जी को लग गया बुरा। तो गांधी जी बोले कि अगर तुम लोग प्रस्ताव नहीं स्वीकार करोगे तो कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फिर 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा महाराष्ट्र बैंक में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 1/8/1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 1/8/1942 को। इसी दिन से इस आंदोलन को प्रारंभ माना था। तो दोनों शहर में दिखेगा। ठीक है, 14/7/1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा महाराष्ट्र बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तिलक दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं। ठीक है, दोधारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बैठक की बात करें तो कब? 7 और 8 अगस्त 1942। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, स्थान ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई। बैठक में बात करें तो अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। प्रस्ताव के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो, ठीक है, आवर तभी शुरू किया गया। ऑपरेशन जीरो आवर था क्या कि वायसराय ललित गुह ने आंदोलन का दमन करनी हुई थी। इस ऑपरेशन के तहत 9/8/1942 ईस्वी को सुबह समस्त कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया। ठीक है, नेता
और किस जेल के स्थान पर ले जाए गए? गांधी जी, कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई को शर-आंगा खां पैलेस पूना में नजरबंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी और प्रफुल्ल चंद्र घोष को अहमदनगर जेल में बंद कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल पटना बिहार में बंद किया गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल झारखंड में बंद किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात यह कि जयप्रकाश नारायण जेल तोड़कर भाग छूटे, भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया, आज़ाद दस्ता का गठन किया। क्वेश्चन ये आता है कि आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण साहब ने किया। इंपॉर्टेंट देखते हैं, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली ने भी भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उषा मेहता व राम मनोहर लोहिया ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की, आंदोलन का संचालन किया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को अहिंसक गोरिल्ला युद्ध की संज्ञा दी। तो याद रखिएगा कि उषा मेहता ने राम मनोहर लोहिया में बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। किसने? उषा मेहता ने। ठीक है, और आंदोलन का संचालन किया। दूसरा पॉइंट यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को अहिंसक गोरिल्ला युद्ध की संज्ञा दी। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर संपत्ति जब्त कर ली। ठीक है, बात करते हैं आंदोलन का स्वरूप। तो समस्त कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के कारण कोई नेता नहीं, अतः इसे नेतृत्वहीन आंदोलन कहा जाता है। सुनियोजित कार्यक्रम नहीं, अनयोजित आंदोलन चल कहा गया है। भारतीय जनता द्वारा लड़ा गया जन आंदोलन जन क्रांति कहा जाता है। अगस्त में प्रारंभ, इसलिए अगस्त क्रांति कहा जाता है। बम्बई के वालिया टैंक मैदान को अगस्त क्रांति का मैदान कहा जाता है। किसके? बम्बई के वालिया टैंक मैदान को। अहमदाबाद जिले में 3 माह तक हड़ताल रही, मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया, अतः इसे भारत का स्टालिनग्राद कहा जाता है। तामलुक में विद्युत वाहिनी का गठन किया गया और मातंगिनी हजारा 73 वर्षीय विधवा महिला को पुलिस ने गोली मार दी। कटक उड़ीसा में रक्तवाहिनी का गठन किया गया। आंदोलन के नेतृत्व युवा हाथों में सरकारी भवनों को तोड़ा, पुल गिराए और रेल पटरियां उखाड़ी। महिलाओं ने भी विशेष सहयोग किया। इस आंदोलन में उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसिफ अली, सरोजिनी इत्यादि ने अपनी भूमिका निभाई। गांधी जी द्वारा सरकारी दमनात्मक नीति का विरोध करते हुए फरवरी 1943 ईस्वी में 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। सरकार अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गई। ठीक है, गांधी जी ये कहते हुए उपवास तोड़े कि मेरे देश की मेरी ज़रूरत है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 1942 ईस्वी में गांधी जी ने निजी सचिव महादेव देसाई, ठीक है, और 1944 में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी दोनों का निधन हो गया आगा खां पैलेस में। ठीक है, 1942 में महादेव देसाई का निधन हो गया और 2 साल बाद 1944 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। कहाँ? आगा खां पैलेस में। फिर बात करते हैं, नोट वाली बात यह है कि सरकार ने गांधी को रिहा करने से इनकार कर दिया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के 3 भारतीय सदस्य SP मोदी, MH अडे तथा NR सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। 6 मई 1944 ईस्वी को लॉर्ड वेवल ने गांधी जी को रिहा कर दिया। नोट करने वाली बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु मध्य प्रांत के न्यायाधीश T वेंकटन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया और 29 नवंबर 1943 ईस्वी को रिपोर्ट सौंपी गई। ओके, कांग्रेस नेता CP राजगोपालाचारी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जबकि वह सरकार को युद्ध में सहयोग देने के पक्ष में थे। तो ये पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस नेता ने, ठीक है, आंदोलन में सहयोग नहीं किया था, समर्थन नहीं किया था? तो ये थे अपने राजगोपाल जी। और इस आंदोलन के दौरान भारत में अनेक समानांतर सरकारें स्थापित हुई, जैसे बलिया की, ठीक है, यूपी में जो बलिया है वहाँ पे चित्तू पांडे ने अगस्त 1942 में 1 हफ्ता के लिए अपनी सरकार वो कर दी। ठीक है, स्वतंत्र सरकार। और तामलुक मिदनापुर बंगाल में जातीय सरकार। ठीक है, श्रीमान सतीश सामंत दिसंबर 1942 सितंबर 1944 के बीच एक अपनी इंडिपेंडेंट सरकार चलाई। सतारा के प्रति सरकार ने YG चौहान और नाना पाटिल ने लंबे समय तक अपना सरकार चलाई। ठीक है, फुली इंडिपेंडेंट। और कोराबाट के उड़ीसा में लक्ष्मण नायक जी ने भी चलाई। ठीक है, बात करते हैं वावेल योजना या शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो वावेल योजना था क्या कि जून 1945 में वायसराय वावेल ने कांग्रेस के समस्त नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। ठीक, 14 जून 1945 को वावेल योजना प्रस्तुत की गई, जिसके प्रावधान निम्न थे। पहला प्रावधान था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनः गठन किया जाएगा। इस परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा समस्त सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा, परिषद में हिंदू व मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। और दूसरा, समस्त क्षेत्रों व कबायलियों के विदेशी मामलों के अलावा सारे अधिकार परिषद के भारतीय सदस्यों के पास होंगे। गवर्नर जनरल का वीटो अधिकार समाप्त नहीं, परंतु अनावश्यक प्रयोग नहीं किया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद सार्वजनिक निर्माण
संविधान निर्माण, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी जो कि अंतरिम व्यवस्था होगी। और भारत में ब्रिटेन के व्यापारिक एवं आर्थिक हितों के संरक्षण हेतु एक उच्चायुक्त की नियुक्त किया जाएगा। वेबल योजना पर विचार करने हेतु शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया 24 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच। शिमला सम्मेलन, इस सम्मेलन में 21 भारतीय नेता शामिल हुए। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इम्पोर्टेंट बात करें तो आज़ाद ने इस सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जल विभाजन की संज्ञा दी। ठीक है, किसने? आज़ाद ने इस सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जल विभाजन की संज्ञा दी। जिन्ना चाहते थे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में मुस्लिम लीग के अलावा कोई अन्य मुस्लिम शामिल नहीं हो। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद का तर्क था कि 25 करोड़ हिंदुओं के मुकाबले 9 करोड़ मुसलमानों को के समान प्रतिनिधि क्यों। ठीक है, अतः शिमला सम्मेलन असफल रहा। वेबल योजना का निरस्त कर दिया गया। नोट करने वाली बात यह रही कि शिमला सम्मेलन में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह, भोलाभाई देसाई, लियाकत अली खां इत्यादि ने भी भाग लिया था। पूछ सकता है शिमला सम्मेलन में अकाली दल के किन किन नेताओं ने भाग लिया, तो मास्टर तारा सिंह, भोलाभाई देसाई, लियाकत अली खां ने भी भाग लिया था। बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, सुभाष बाबू कलकत्ता में नज़रबंद थे, मौलवी के रूप में भाग निकले। जियाउद्दीन पठान के वेश में पेशावर से काबुल पहुंचे। काबुल में ऑरलैंडो मैशोदा नामक इटालियन के रूप में पासपोर्ट बनवाकर रूस पहुंचे। रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। ठीक है, बोश रूस में जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मुलाकात की। देख रहे इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। हिटलर व भारतीयों ने बोश नेताजी को उपाधि प्रदान की। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह रही कि जर्मनी में नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा जय हिंद का नारा दिया। फरवरी 1943 ईस्वी में हिटलर जर्मनी की यू-बोट नामक पनडुब्बी से जापान रवाना हुए और जून 1943 ईस्वी में मत्सुदा के नाम से जापान पहुंचे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब? 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने, जापानी मेजर, ठीक है, जो कि जापानी मेजर थे, फुजिवारा से प्रभावित होकर किया था। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर फुजिवारा से प्रभावित होकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। कहाँ पे? मलाया में। कौन कौन शामिल था? ब्रिटिश सेना में शामिल हुआ भारतीय सैनिक जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नोट करने वाली बात यह है कि मार्च 1942 ईस्वी में रासबिहारी बोस ने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि नेताजी का नेतृत्व जून 1943 ईस्वी में किया। इस लीग का एक सम्मेलन बैंकॉक में भी आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में लीग व आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस साहब ने किया। ठीक है, बात करते हैं 4/7/1943 की। तो रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है, रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है, अक्टूबर 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार का गठन किया और इसका एक अन्य मुख्यालय रंगून में भी स्थापित किया गया। जापान व जर्मनी ने इसे अस्थायी सरकार की मान्यता प्राप्त कर दी और इस सरकार में एच.सी. चटर्जी वित्त मंत्री रहे, एम.ए. अय्यर प्रचार मंत्री रहे, लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला मंत्री रही। ठीक है, बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड का गठन। तो सुभाष ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं हेतु रानी झांसी रेजिमेंट का निर्माण किया गया। मलेशिया में सैनिकों का आह्वान करते हुए नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा गठन किया। 6 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेताजी ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप व निकोबार द्वीप का नाम रखा। ठीक है, और इसे स्वराज द्वीप रख दिया गया बाद में। 6/7/1944 ईस्वी को नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण के माध्यम से महात्मा गांधी से भारतीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध हेतु आशीर्वाद मांगा। ठीक है, तो पूछ सकता है 6/7/1944 को नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण के माध्यम से महात्मा गांधी से भारतीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध हेतु आशीर्वाद मांगा। इसी दौरान नेताजी ने पहली बार गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ठीक है, कैप्टन शहनवाज ने नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी सैनिकों के साथ भारतीय वर्मा सीमा पर आक्रमण हेतु भेजी। 18/3/1944 को 18/3/1944 को आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय सीमा पर तिरंगा फहराया। कब? 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय सीमा पर तिरंगा लहराया। मई 1945 में ब्रिटेन ने रंगून पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी को भारतीय देशभक्त की
ज्वलन तलवार कहा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी को भारतीय देशभक्त की ज्वलन तलवार कहा और 18/8/1945 को ताइवान के तायुक हवाई अड्डे पर नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। तो ब्रिटिश सरकार ने फौज द्वारा उनके प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया और मनाया जाता है। और आज़ाद हिंद बचाओ समिति गठन कांग्रेस द्वारा फौज के सिपाहियों के बचाव किया गया। सदस्य भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों का दल तैयार किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसिफ अली व बख्शी, ठीक है, बख्शी टेक चंद शामिल थे। बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 की। ठीक है, तो गठन हुआ फरवरी 1946 में ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट अटली द्वारा। सदस्य 3 सदस्यीय आयोग, पैट्रिक लॉरेंस, सर इशनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो उससे जो पैट्रिक लॉरेंस थे भारतीय सचिव थे। ठीक है, और इशनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। ठीक है, ये तीनों लोग सदस्य थे। 3 सदस्यीय आयोग गठित किया गया जो कैबिनेट मिशन, उसके तीनों सदस्य यही लोग थे। भारत में कब आया? 23 मार्च 1946 को आया। उद्देश्य था कि, ठीक है, गठन कब किया गया? फरवरी 1946 में। भारत आया 23/3/1946 में। भारत को शांतिपूर्वक सत्ता देने के उपाय तलाशने व संविधान तैयार करने की कार्यप्रणाली तय करने हेतु। ठीक है, एटली की घोषणा कब की गई? तो 20 फरवरी 1947 को की गई। पीएम एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की 30 जून 1948 तक भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दी जाएगी। एटली ने वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। नोट करने वाली बात यह है कि वेवल ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947 तक अंग्रेज को भारत छोड़ने का सुझाव दे दिया। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने 34वें अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में भारत आए। ठीक है, और कौन से 34वें, याद रखिएगा। और 15 अगस्त 1947 को दिन स्वतंत्र दिवस निर्धारित किया गया। 3 जून 1947 को पीएम एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, योजना प्रस्तुत की। ठीक है, मैं योजना प्रस्तुत की और माउंटबेटन योजना कब पारित हुई? 3 जून 1947 को। अन्य नाम 3 जून की योजना या गिबर्ट की योजना भी इसी को कहते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। फिर यह अधिकार होगा कि चाहे वह राष्ट्रमंडल का त्याग कर सकते हैं। यह अधिकार होगा कि चाहे तो वो राष्ट्रमंडल का त्याग कर सकते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ की बात कर रहा है। नोट, डोमिनियन स्टेट के आधार पर सत्ता सौंपने का सुझाव माउंटबेटन को सरदार पटेल व वीपी मेनन द्वारा किया गया। मौलाना आज़ाद व पुरुषोत्तम दास ने इस विभाजन का विरोध किया और गांधी जी ने कहा कि यदि सारा भारत आग की लपेट में गिर जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बन सकता है। विभाजन मेरे मृत शरीर पर ही होगा। गांधी जी ने इस विभाजन का सबसे अंत में स्वीकार किया। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। मौलाना आज़ाद साहब ने कहा कि अगर विभाजन स्वीकार कर लिया तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। पंत ने कहा कि हमें पाक या आत्महत्या में से एक चुनना पड़ेगा। सरदार पटेल ने बात कहा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाएगा, प्रत्येक दफ्तर में एक पाकिस्तान बन जाएगा। ठीक है, ये कथन थे अपने सरदार पटेल साहब के। जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें सिर ही काटने को तैयार हो गए। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर दिए। अपन ने देखा है दो वीडियो में अपन ने देखा है कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट ये 2 वीडियो आप देख लीजिएगा 2-3 बार, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्रोनोलॉजी, कहानी, कौन इन्वॉल्व थे और डेट क्या थी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।